M3M का गोरख धंधा। M3M बिल्डर्स के बारे में जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, ये एक हरियाणा का छोटा सा गांव है तावड़ू। ये तावड़ू के रहने वाले लोग हैं। M3M बिल्डर के जो मालिक हैं रूप बंसल, ललित बंसल, ये सारे लोग तावड़ू गांव के रहने वाले हैं। इनके फादर परचून की दुकान चलाते थे गांव में। तो अभी 2 ढाई 3 दशक पहले जो इंसान एक परचून की दुकान चलाने वाले के बच्चे आज हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हो गए। तो आप ऐसा आदमी जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं, वो भी देखते हैं, उनके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, वो एक शख्स ढूंढकर बताएं जो आदमी कल तक 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा था, वो आज 10-20 करोड़ रुपए का आदमी बन गया हो। संभव ही नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में M3M एक बड़ा नाम है, लेकिन उसका असली कारोबार क्या है? बिल्डर ने आपसे कहा कि मुझे 1 एकड़ जमीन चाहिए, मैं उसके लिए 15 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। अब ये वहाँ भोले भाले किसानों को पकड़ते थे जो आपके गांव के रहने वाले हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। उनसे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख में ज़मीन ले ली, बिल्डर से 15 लाख रुपए ले लिया, उनको 8 लाख दिया। मतलब जितने की आपने ज़मीन खरीदी, किसान को उतना पैसा नहीं मिला जितना आपने कट मार लिया। जितने की उसने सारी ज़मीन बेची उतने पैसे आपने कमीशन में गा गई, वो भी चोरी से। ना किसान को पता है ना बिल्डर को पता है। भारत एक्सप्रेस का रियलिटी चेक। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों का तमाशा, तोड़ी खरीदारों की आशा। कि भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी कौन? नरेंद्र मोदी। लेकिन विश्व का दरोगा तो अमेरिका है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो पंकज बंसल हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्रंप के साथ में पिक्चर्स पोस्ट करनी शुरू की। तो लोगों को मैसेज गया, भाई आप ट्रंप की ओथ सेरेमनी में आप वहाँ गए हैं, ट्रंप का ओथ सेरेमनी चल रही है, पूरी दुनिया की नज़रें थी, मीडिया, सोशल मीडिया सब पे छाए हुए थे। अब उसी दौरान में पंकज बंसल ट्रंप के साथ में अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। आदमी अपनी सारी जीवन की गाढ़ी कमाई जो है, पूंजी है, उसको निवेश करता है किसी बिल्डर के पास कि मकान बुक कराया है, उन्होंने वायदा करा कि आपको 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पोजीशन दे देंगे। उस पर लोन हो जाता है, आपकी किस्तें चालू हो जाती हैं, मकान आपको मिलता नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आप पर डबल बोझ हो गया। आपकी जेब का पैसा बिल्डर की जेब में चला गया। आप जिस मकान में रह रहे थे वहाँ आप किराया दे रहे हैं, उधर से आपके पास बैंक की किस्तें भी शुरू हो गई, तो आपकी रोटी और कपड़ा भी छिन गया, तो आप सड़क पर आ गई। सफेद नाम, काला धंधा, क्यों नहीं पड़ता मंदा? आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, जमीनों की घपलेबाजी, करोड़ों की हेराफेरी, दुनिया भर में फैला जाल। M3M का काला कारोबार। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब हर हाल में चाहिए होता है, और दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा सपना उनका घर होता है, उनकी दुकान होती है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि उनके रहने का एक छत मिल जाए। लेकिन क्या होगा जब आपने अपना घर बुक किया हो, आपने अपनी दुकान बुक की हो, और उसके बाद आपने पैसे भी पे कर दिए हों, और जब आपको पता लगे कि आपने जिस घर को बुक किया, जिस छत की आपको आस है, वो आपको मिल नहीं रहा, यानी ठगी हो गई आपके साथ, तो क्या होगा? और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली NCR में जो भी तमाम सारे बिल्डर हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों की कारगुजारी यही है। हमारे साथ सुबोध जी हैं, साइटी हेड हैं। इस समय हम बात करेंगे M3M बिल्डर को लेकर के। हम एक श्रृंखला है कि हम तमाम सारे बिल्डर्स जो गलत करते हैं, जो कानूनों की, नियमों की धज्जियाँ उड़ा करके अपना हित साधते हैं, उनके बारे में हम खबर करते हैं। और इस समय जब सुबोध जी हमारे साथ हैं तो तमाम सारी बातें आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप ये बताइए सर कि अभी हम लोग जब ये स्टोरी कर रहे थे M3M ग्रुप की, बताइए एक ऐसा बिल्डर जिसने न जाने कितनी आँखों के जो सपने हैं उसको छीन लिया इस आदमी ने, जिन्होंने अपने घर का ख्वाब देखा, अपनी दुकान का ख्वाब देखा, उनकी आंखों में धूल ही नहीं झोंका इस आदमी ने। इसने तो उनको डराया भी, धमकाया भी, और अब ऐसे लोग परेशान हैं। जब आप ये खबर कर रहे थे तब आपको नहीं लगा कि ये डर, ये दहशत कहीं भारी न पड़ जाए?
देखिए देवनाथ, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत एक्सप्रेस जो है उसका एक बेसिक मोटो है, एक हमारा कर्तव्य है सत्य, साहस और समर्पण। तो कौन बिल्डर कितना बड़ा है, किससे कितना नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की आवाज़ उन प्रशासन, नौकरशाह और सरकार के पास पहुँचाएँ जो उनको चुनते हैं, जिनका काम करना उनकी ड्यूटी है। हमने जब भारत एक्सप्रेस ने जब M3M बिल्डर के मामले में छानबीन शुरू करी, आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं, आप काफ़ी समय से हमारे साथ ही हैं, कि पिछले कुछ समय में हमने दिल्ली NCR के अंदर जो बिल्डर लॉबी है और जो बिल्डर बेसिकली उनका काम ही चिटिंग करना है, जनता को धोखा देना है, उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। उससे पहले भी आप जानते हैं कि हमने कई सारे बिल्डर्स के खिलाफ इस तरह की स्टोरियाँ की हैं। तो अभी हाल ही में जब हमारे पास M3M से जुड़े हुए दस्तावेज आए, हमने उनकी परत दर परत छानबीन की, तो हमने पिछले वर्ष भी इस बारे में एक स्टोरी की थी कि किस तरह से फर्जी कंपनियां बनाकर इन लोगों ने पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू शेल कंपनियों के माध्यम से ऑफशोर कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया है। इन लोगों के खिलाफ लास्ट ईयर जून के अंदर 23 जून में ये लोग एक जज को रिश्वत देने के मामले में, CBI PMLA कोर्ट के एक स्पेशल जज थे पंचकुला में, उनको रिश्वत देने के मामले में अपना केस हल करने के लिए अपने जो साझीदार हैं गुनाह के अंदर, उनको बेल दिलवाने के लिए इन लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें सामने आई और नतीजा ये हुआ कि M3M बिल्डर्स के तीनों डायरेक्टर्स को अलग अलग मामलों में जेल में रहना पड़ा और अक्टूबर मतलब करीब 4-5 महीने लोग जेल में रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जनता के बीच में ये लोग बेनकाब हुए और M3M के मामले में जो हमने भारत एक्सप्रेस ने एक मुहिम शुरू की थी, जो एक बीड़ा उठाया था कि हम जनता की आवाज़ को सबके सामने लाएंगे, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। अच्छा, मैं इसको थोड़े और आगे बढ़ाता हूँ कि आप ये समझिए कि दिल्ली NCR की एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं और थोड़े बहुत पैसे जब आ जाते हैं तो कुछ छत खरीदने की सोचते हैं, अपना घर खरीदने की सोचते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि दिल्ली NCR में सुबोध जी बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन आवाज़ नहीं कोई उठाता। अगर आप देखें, खास करके बिल्डर लॉबी के ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। लेकिन भारत एक्सप्रेस में आपको बताऊं कि तमाम सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस ने इस आवाज़ को उठाया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये है कि जब ये बिल्डर, जब हम खबर चला रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम सामने नहीं आना चाहते, लेकिन हमारा इतना लॉस हो गया। क्या ये डर दहशत बहुत ज़्यादा है? आप देखिए, एक्चुअली में आपको मैं बताऊं कि जब हमने इसका लाइव शो किया था अभी 2 दिन पहले, उससे पहले मैंने वहाँ जिक्र भी किया था कि हम लोगों को भी इस तरह की चेतावनी या कहते सलाह, गुपचुप एक मीठी सलाह जिसको बोलते हैं, मीठी धमकी, उस तरह के हमें भी कहा गया था कि बहुत बड़ा बिल्डर है, देश के नामी बिल्डरों में से 8वें स्थान पर है। ट्रंप वाली बात भी जरा दर्शकों को बता बताता हूँ। तो उनसे आपको नुकसान हो सकता है, आरोप लगा देंगे, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी मोटिव से, गलत मोटिव से खबरें चला रहे हैं। तो भैया हमारे पास दस्तावेज हैं। हमने पिछले वर्ष भी ये खबर चलाई थी। अगर हमने पिछले वर्ष खबर चलाई थी, दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आप लोग जेल जा चुके हैं, तो यार जनता के सामने सारा कुछ तो बेनकाब हो चुका है। अब जहाँ तक डराने धमकाने की बात है, एक आम आदमी के लिए जो है ना, इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान थोड़ा पढ़ लिख कर कोई काम करने के बाद में, चाहे गरीब आदमी हो, बड़ा आदमी हो, नौकरी पेशा हो, उसका एक ही सपना होता है घर। तो बेसिक इस ज़िंदगी के अंदर 3 चीज़ों की लड़ाई है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी और कपड़ा तो इंसान जुटा लेता है, फिर ये रहता है कि अपने आने वाली विरासत है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक छत दे जाएँ, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोगों के लिए एक मकान बना पाना आसान नहीं है। तो आदमी अपनी सारी जीवन की गाढ़ी कमाई जो है, पूंजी है, उसको निवेश करता है किसी बिल्डर के पास कि मकान बुक कराया है, उन्होंने वायदा करा कि आपको 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पोजीशन दे देंगे। उस पर लोन हो जाता है, आपकी किस्तें चालू हो जाती हैं, मकान आपको मिलता नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आप पर डबल बोझ हो गया। आपकी जेब का पैसा बिल्डर की जेब में चला गया। आप जिस मकान में रह रहे थे वहाँ आप किराया दे रहे हैं, उधर से आपके पास बैंक की किस्तें भी शुरू हो गई, तो आपकी रोटी और कपड़ा भी छिन गया, तो आप सड़क पर आ गए। तो वही सारा जो गड़बड़ झाला है, मैंने अभी पीछे भी जिक्र किया था कि हमारे देश के अंदर जो नामी बिल्डर है, बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर हम देखते हैं, तो 3-4 बिल्डरों का आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो कोई फ्लड इरिगेशन के अंदर इंजीनियर था। हाँ, मैं ये सवाल करूंगा और दर्शकों से भी ये बता दूं, आप जो जवाब देना चाहते हैं, कि देखिए जरा आप अगर बैकग्राउंड में जाइए बिल्डर्स के, तो कोई जो है दुकान चलाता था, कोई परचून की दुकान, किसी के पास कुछ। और सुबोध जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्या कर देते हैं लोग कि अचानक रातों रात अमीर हो जाते हैं। ये साठ गांठ, ये गठजोड़ किन किन का लगता है, किस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र की एक खूबसूरती है
कि यहाँ पर इंसान जो है ना अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता है, अपने अधिकारों की बात ज़्यादा करता है। और ये हमारे सिस्टम की खामियां हैं। उसके अंदर न्यायपालिका के अंदर आप ओवरलोड मान लें, या फिर प्रशासन जो राजनीतिक लोगों के सामने बिल्कुल पलके बिछा के बिछ जाता है। और नेताओं के बारे में तो सबको पता है, चुनिंदा नेताओं को छोड़ दें तो आज की डेट में आप किसी भी नेता के बारे में नहीं बोल सकते कि ईमानदार होगा, चुनिंदा को छोड़ दें। तो बिल्डरों का क्या रहता है कि इनके पास एक ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने के लिए होता है। जैसे हम M3M बिल्डर की बात करते हैं, गांठ बहुत जरूरी है, दर्शकों आपको सुनना चाहिए। M3M बिल्डर्स के बारे में जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, ये एक हरियाणा एक छोटा सा गांव है तावड़ू। ये तावड़ू के रहने वाले लोग हैं। M3M बिल्डर के जो मालिक हैं रूप बंसल, ललित बंसल, ये सारे लोग तावड़ू गांव के रहने वाले हैं। इनके फादर परचून की दुकान चलाते थे गांव में। तो अभी 2, 2.5, 3 दशक पहले जो इंसान एक परचून की दुकान चलाने वाले के बच्चे आज हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हो गए। तो आप ऐसा आदमी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं, वो भी देखते हैं, उनके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, वो एक शख्स ढूंढ कर बताएं जो आदमी कल तक 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा था, वो आज वो 10-20 करोड़ रुपए का आदमी बन गया हो। संभव ही नहीं है। तो आप जब बड़े बनते हैं तो तकदीर का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 से 10 लाख हो जाएंगे। तकदीर का मतलब ये होता है कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपने पर्टेन किया था, माइंड के अंदर सेट किया था कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, 10 लाख की है, 15 की हो जाएगी, 18 की। 10 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की तो कभी नहीं होगी। तो जो आदमी परचून की दुकान चला रहे थे, उनके बच्चे एक श्रवण गुप्ता हैं, MGM बिल्डर के मालिक, MGM कंपनी के मालिक थे, वो देश से फरार हैं। श्रवण गुप्ता नाम है। जो ललित बंसल हैं, वो M3M के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, वो बेसिकली उनके लिए ज़मीनों के टुकड़े खरीदने का काम करते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि बिल्डर ने आपसे कहा कि मुझे 1 एकड़ ज़मीन चाहिए, मैं उसके लिए 15 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। अब ये वहाँ भोले भाले किसानों को पकड़ते थे, जो आपके गांव के रहने वाले हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। उनसे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख में ज़मीन ले ली, बिल्डर से 15 लाख रुपये ले लिया, उनको 8 लाख दिया। मतलब जितने की आपने ज़मीन खरीदी, किसान को उतना पैसा नहीं मिला जितना आपने कट मार लिया। जितने की उसने सारी ज़मीन बेची, उतने पैसे आपने कमीशन में खा गए, और वो भी चोरी से। ना किसान को पता है, ना बिल्डर को पता है। उसके माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे मेट्रो सिटी जो हैं उनकी तरफ रुख किया। क्योंकि बड़े शहर के अंदर आप कुछ कारनामा करते हैं तो वहाँ नौकरशाही और जो सिस्टम है, और आप सोशल मीडिया भी है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, बहुत देर तक छिप नहीं पाती। तो इन लोगों ने छोटे शहरों की तरफ रुख किया। वहाँ पर जाकर जो CA और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनकी एक टीम क्रिएट की, और उनके माध्यम से सेल कंपनियां बनाई। सेल कंपनियां उन्हें कहते हैं जो कंपनियां, तो दर्शकों को ये जानना जरूरी, सेल कंपनियां क्या होती है, क्योंकि हम चर्चा करते हैं अक्सर, तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि सेल कंपनियां होती क्या है। बेसिकली सेल कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जो सरकार की जो नियमित प्रक्रिया, निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन करने के बाद ही उसका गठन होता है। लेकिन उसके अंदर जो डायरेक्टर्स जिनको हम शो करते हैं, वो लोगों की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती जितना कि उनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है और उसके पास फंडिंग आ जाती है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, M3M कंपनी, इन्होंने सेल कंपनियाँ सैकड़ों की तादाद में सेल कंपनियाँ बनाई। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन मामले में जांच करी तो उन सारी कंपनियों के नाम भी सामने आए। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, इसके अंदर उन कंपनियों की अगर लिस्ट देखें तो अगर मैं उनको पढ़ना शुरू कर दूँ तो शायद दर्शक भी कहेंगे क्या ये। लेकिन आपके पास ये जो पूरी लिस्ट है, मैं कहूँगा एक बार कैमरे की तरफ दिखाएंगे। ये देखिए, अगर ये जी कंपनियों की लिस्ट है, मतलब सैकड़ों की तादाद में कंपनियां, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नाम भी नहीं समझ पाएंगे और उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, इतने टिपिकल नाम है। तो इन कंपनियों के अंदर जब लोग, तो ये बेसिकली जालसाजी है। अभी से इन रूप बंसल, ललित बंसल और ये जो भाई हैं तीनों, इन लोगों ने अपनी जो सेल कंपनी बनाई, उसमें अपने ड्राइवर को जो उनका पुराना ड्राइवर है उसको ओनर बना दिया, मतलब डायरेक्टर बना दिया, उसको साइनिंग अथॉरिटी दे दी। 15, 20, 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेने वाला आदमी 10-15 करोड़ के सौदे पर साइन कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें तो सीधा सीधा बताती हैं कि ये घपलेबाजी और बहुत बड़ी घपलेबाजी है। अब आते हैं हम ट्रंप की बात पर, जो आपने भी पूछा था। ये सवाल मैं दर्शकों से भी कह देता हूँ कि जो अभी सुबोध बताएंगे, ट्रंप, जरा समझिए, एक ऐसा वैश्विक नाम, एक ऐसा शक्तिशाली नाम जो दुनिया में एक बड़ा पावर सेंटर अमेरिका है, उनके राष्ट्रपति और बहुत सारे लोग, दुनिया में कई राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा पाते, ऐसे भी मैंने देखा है। लेकिन भारत का एक उद्योगपति, एक बिल्डर जाता है वहाँ पर और उनके साथ भोज में शामिल होता है। सुबोध बताएंगे क्या होता है, ज़रा बताइए इसका मोटो क्या है और हुआ क्या था। देखिए, बेसिकली पूरी जो कहानी है, एक हमने अभी स्टोरी के अंदर भी इसका जिक्र किया था 2 दिन पहले, कि बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं, इज्जत एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आती। आज आपको नुकसान हो गया, कल को फिर सही हो जाएगा।
आज आपका बुरा समय कल को फिर सही हो जाएगा। तो अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, आप किसी परिवार के अंदर रह रहे हैं, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आप पर विश्वास करना खत्म कर दें, कल को आप सही करें गलत करें तो विश्वास खत्म हो गया, तो एक बार खत्म हो गया। तो ये सारी कहानी है क्रेडिबिलिटी की, और व्यापार के अंदर ये सबसे अहम शब्द है। आप व्यापार करते हैं, हम आज खबर की दुनिया में काम कर रहे हैं, अगर हमसे किसी का एतबार ख़त्म हो गया तो हम कितना भी खुलासा कर लें, कितने भी तथ्य लें, कितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। तो किसी भी इंसान के जीवन में सबसे अहम होती है इज्जत। इज्जत मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी, मार्केट में उसकी बात का वजन। तो इन लोगों ने जो घोटाले करके पैसा बाहर की कंट्री में 30,000 करोड़ रुपए का इन्होंने करीब बाहर पैसा हवाला के माध्यम से भेजा है। ये कितना दोबारा बताइए? 30,000 करोड़। जो पेंडोरा पेपर्स थे, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके अंदर एक ललित गोयल का नाम आया था। ललित गोयल वो हैं जो IREO एक कंपनी थी जो बेसिकली फंड जो होता है रियल इस्टेट के लिए, उसको मैनेजमेंट करने का काम दिया गया था। वो कंपनी बेसिकली ललित बंसल, रूप बंसल और ये पंकज बंसल, इन दोनों की एक साइड की एक छाया कंपनी थी। इन लोगों ने उसके माध्यम से करीब 407 करोड़ रुपए का कारोबार किया। IREO से इन लोगों ने फंडिंग ली 407 करोड़ रुपए की, और वो पैसा फिर अपनी एक सेल कंपनी के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र कर दिया। जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए पैसा लिया गया था डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी कीमत आधी क्या 10% भी नहीं थी। उस ज़मीन के पास कोई डेवलपमेंट राइट नहीं थे, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था जिसके लिए लिया गया था पैसा। अब उस फंडिंग को आप सेल कंपनियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 5 कंपनियों को, फिर वो 5 कंपनियां उसी ज़मीन के टुकड़ों को वापस IREO को 407 करोड़ में बेच देती है। जो पैसा आपके पास आया था आपने वापस कर दिया, ज़मीन अपनी बेच दी और पैसा आपने कमा लिया, तो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। और वो पैसा फिर अपने जो रिश्तेदारों के अकाउंट्स में या फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। पेंडोरा पेपर लीक में जिस ललित गोयल का नाम आया था, वो ललित गोयल IREO कंपनी के फंड मैनेजर थे। आप यकीन नहीं मानेगा, आप हैरानी होगी किसी को भी, उनकी जो सैलरी थी लगभग 145 करोड़ रुपए पर एनम थी। दर्शकों, आप सोचिए, भारत जैसे देश में जहाँ पर गरीबी, भूखमरी, लाचारी, ये सारी चीज़ें हैं, और हम अब उस संख्या को दोबारा बताइए। 145 करोड़ रुपए पर एनम उनकी तनख्वाह बताई जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, सही थे, पढ़े थे, फाइल में भी देखे थे, लेकिन किसी अधिकारी के पास क्या होता है, अधिकारी को सिस्टम में काम करता है तो उसकी अंतरात्मा भी कभी कभी कहती है कि यार तुम कितना गलत काम करोगे, कल को भगवान को आपको भी मुंह दिखाना है, जवाब देना है। तो वो लोग उन चीज़ों को, जब उनको लगता है कि जागी अंतरात्मा, तो अंतरात्मा जागी, तभी हमें वो दस्तावेज मिले हैं। भाई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, और ना हम कोई ऐसा छू मंतर करके किसी दफ्तर में घुस जाए और डॉक्यूमेंट निकल कर आ जाए, मिस्टर इंडिया भी नहीं है। तो हमें किसी एक इंसान ने, एक अधिकारी ने हमसे संपर्क किया और डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड कराए। तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ें थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। आप पढ़े तो आपको लगा कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा घोटाला, मतलब भारत में घोटाला तो समझ में आ गया था पहली लाइन में कि घोटाला तो हो गया है। अब जब घोटाला 30,000 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है कि आपने ऑफशोर कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और ललित गोयल की सैलरी 145 करोड़ रुपए तो बहुत मामूली सी है। 145 करोड़ रुपए अगर आप उसको 100 साल भी ले जाएंगे तो 30,000 करोड़ रुपए तब भी नहीं बैठेंगे, अगर 145 करोड़ सालाना लेता रहे। तो ये बेसिकली एक घोटाला यहाँ से शुरू हुआ था, और वो उस आरोप में वो ललित गोयल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसको बेल दिलाने के मामले में जो पंचकुला के स्पेशल PMLA और CBI कोर्ट के जज थे सुधीर परमार, उनके साथ इनकी चैट थी, उसको ये बेल दिलाना चाहते थे, क्योंकि उसके भतीजे को इन्होंने अच्छी सैलरी पे अपने यहाँ नौकरी पे रखा हुआ था, उसके माध्यम से सारी डील हो रही थी। जब वहाँ खुलासा हुआ सुधीर परमार के चक्कर में ये लोग भी फंस गए, उसके बाद इन लोगों को जेल जाना पड़ा। अब जेल जाने के बाद नतीजा बंसल, ललित बंसल, रूप बंसल, पंकज बंसल, सभी लोग तीनों तिहाड़ी हो चुके हैं। तो अब जब वापस आने के बाद में इन लोगों को लगा कि भाई आपके जो उठने बैठने वाले हैं, एक आप जानते होंगे हमारी दुनिया में भी चलता है, हर दुनिया में चलता है, जो भी आदमी कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बिल्डर हैं, कोई भी है, सभी लोगों का एक ग्रुप होता है, एक सोसाइटी, कॉमन सोसाइटी होती है जहाँ पर आप बैठते हैं, गॉसिप करते हैं। और गॉसिप में क्या होता है अक्सर कि हम एक दूसरे के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं। तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, भाई इतने बड़े बिल्डर हैं, जेल हो आए, बड़े तगड़े चोर हैं भाई, फ्रॉड हैं भाई। तो वो जो जानकारियाँ हैं वो आप तक भी पहुँचती हैं, नेचुरल है। जो आपके साथ बैठ के आपकी छीटाकशी कर रहा है वो आपके भी कान भरता है कि भाई आपके बारे में तो ऐसे चर्चाएँ चल रही थी। तो एक इमेज वापस लाने के लिए इनको लगा कि यार सोसाइटी के अंदर वापस दिखाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी कौन, नरेंद्र मोदी। लेकिन विश्व का दरोगा तो अमेरिका है,
क्या प्लानिंग है, मतलब ये पूरे सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया कि जो दाग है वो धुलेंगे कैसे। जो दुनिया का सबसे बड़ा दरोगा है हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप जब ये भी हाल ही में चुनाव जीते हैं तो उन्होंने एक डिनर रखा था ओथ सेरेमनी से पहले। यूरोपियन कंट्री में आपको ये जानकारी हो कि यूरोप, हमारे दर्शकों को शायद जानकारी ना हो, एक चैरिटी फंडिंग होती है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, उधर चलता है। वो क्या होता है, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और जो इलाके के बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले सेलिब्रिटी, उन लोगों को बुला कर बोला जाता है कि या आपको डिनर कराएंगे, लंच कराएंगे, टेबल आपके साथ फ़ोटो क्लिक कराएंगे, आपको इतना पैसा देना है। और वो पैसा चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। उनके कॉमन है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन सवाल ये क्या, वो चैरिटी फंडिंग में जो पैसा दे रहे हैं वो आपके पास आया कहाँ से, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो पैसा वहाँ पहुँचा कैसे, आपका मोटो क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? तो इन लोगों ने क्या किया, जो पंकज बंसल हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्रंप के साथ में पिक्चर्स पोस्ट करनी शुरू की। तो लोगों को मैसेज गया, भाई आप ट्रंप की ओथ सेरेमनी में आप वहाँ गए हैं, ट्रंप का ओथ सेरेमनी चल रही है, पूरी दुनिया की नज़रें थी, मीडिया, सोशल मीडिया सब पे छाए हुए थे। अब उसी दौरान में पंकज बंसल ट्रंप के साथ में अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फिर अभी आपको अगर जानकारी हो तो 10 ट्रंप टावर गुड़गांव के अंदर बन रहे हैं। उसकी जो साझेदार कंपनी है इंडिया में, उसके साथ में ट्रंप की जो कंपनी है, ट्रंप टावर जो बन रहे हैं, उनका फ्रेंचाइजी कंपनी के पास है हिंदुस्तान की, ट्रिबाई का शायद समथिंग नाम है, उसके साथ इन्होंने कैसे करके साझेदारी कर ली। अब वो शायद कुछ हिस्सा वो भी बना रहे हैं जिस तरह का दावा किया जा रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग अमेरिका पहुँचे, पंकज बंसल साहब, इन्होंने वहाँ फ़ोटो क्लिक कराई और पब्लिक के अंदर सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दी। तो लोगों का गिरा, ट्रंप के पास अगर ये जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो इसका मतलब इनको क्लीन चिट मिल गई होगी, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में इतना तो जान चुका है कि अमेरिका जैसा देश आर्थिक अपराधों को लेकर बहुत गंभीरता से काम करता है। तो एक आदमी जो आर्थिक अपराध में, हवाला में, घोटालेबाजी में, फर्जीवाड़े में, चिटिंग में, फोर्जरी में जेल रहा हो, उसके साथ में एक देश के राष्ट्रपति की फ़ोटो होना, तो ये तो आपको क्लीन चिट मिल जाती है। मैनिपुलेशन भी है इसमें, ऐसे लगता है कि मैनिपुलेशन भी है। तो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो ये बेसिकली लोगों को लगता है कि यार इतने बड़े आदमी के साथ है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, इन पर आरोप झूठे रहे होंगे, पॉलिटिकल रहे होंगे, कोई रीजन रहा होगा। तो इस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की गई। जब वो जानकारी हमारे पास पहुँची तो हमने M3M ग्रुप को व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ये सारे सवाल भेजे कि भाई हमारे पास इस तरह की जानकारी आ रही है, हमारे पास जो जानकारी है वो पुख्ता है, उसका हमें यकीन है। लेकिन एक बार इतना क्लियर है, कोई भी पत्रकार अगर कोई खबर चलाता है तो वो निश्चित होने के बाद ही चलाता है कि आपके पास जो दस्तावेज आए हैं वो निश्चित रूप से सही हैं। जब आप सेटिस्फाइड होते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट ना रहे, क्योंकि आजकल फर्जी चीज़ें क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने M3M ग्रुप को ईमेल के माध्यम से सारे सवाल भेजे कि भाई आप ट्रंप साहब के पास जब गए थे तो क्या आपने अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बारे में बताया कि आप फोर्जरी में, फ्रॉड में और इस तरह से जेल रहकर आ चुके हैं? तो अगर नहीं बताया है तो ये तो बहुत सेंसिटिव बात है। कल को भारत के संबंध अमेरिका के साथ खराब हो सकते हैं कि आप देश का सबसे बड़ा बिल्डर जो है 8वें नंबर पर, उसका एक डायरेक्टर आके फ़ोटो खिंचाता है, आप हमें गुमराह करते हैं। ये ड्यूटी तो सरकार की भी बनती है। तो हमें जो जानकारी मिली असल में वो बिल्कुल दूसरी है। जानकारी ये है कि उस टेबल को, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिनर के लिए जो टेबल्स बुक हुई थी, एक टेबल बुक करने की कॉस्ट थी $1 मिलियन। कितना? $10 लाख। ठीक है, तो वो करीब करीब 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए पे करके वो टेबल बुक कराई गई। एक मिनट आप रुकिए, जरा दर्शकों को समझाना जरूरी है। आप समझिए कि जिस बिल्डर से लोग अपना घर, अपना फ्लैट, अपनी दुकान, इसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बेजार डरे हुए हैं, वो उनको फ्लैट देने की बजाय, दुकान देने की बजाय 8 करोड़ का टेबल बुक करता है। ये तो मतलब अलग ही बात हो गई ना। अगर आप डॉलर की कीमत की बात करें तो डॉलर की कीमत मेरे ख्याल 86 रुपये चल रही है, 86 रुपये चल रही है। तो 8 करोड़ नहीं, 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। उसमें भी एक दुकान आ जाती है उस रकम में जो 8 करोड़ के ऊपर की बैठती है। तो वो फंडिंग इन लोगों ने वहाँ पर खर्च की। अब उसके बाद वो पिक्चर खिंचाई। अब कल को ये ट्रंप साहब से मिलते हैं या फोटो भी भिजवा, ट्रंप साहब शायद नहीं पहचाने कौन है यार, भीड़ में कौन है किसको पता है। अगर आज कोई सेलिब्रिटी आता है और मैं उसके साथ फोटो क्लिक कराता हूँ, उसका मतलब मैं तो जानता हूँ लेकिन वो मुझे जानता नहीं जानता, ये तो अलग बात है ना। अभी मैं किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ी सी मजाक वाली बात है। हमारे कॉलेज के टाइम में एक लड़का था, एडमिशन लेने के लिए आया। तो आने के बाद उसने बोला साहब मैं राष्ट्रपति, उस समय शंकर दयाल शर्मा जी हुआ करते थे, तो मैं शंकर दयाल शर्मा जी को जानता हूँ, मैं वो शिक्षा मंत्री को जानता हूँ, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को जानता हूँ। तो वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर उन्होंने घेर लिया, यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है।
सबको जानता है, उसको चाय वाय पिलाई, उसको उसकी हेल्प करी, फिर बोला यार मिलवा दे, कह रहा भैया हम उनको जानते हैं, वो हमको नहीं जानते हैं। देखिए वो हमको जानते नहीं है, हम उनको जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों के बीच थोड़ी गंभीरता ये है कि उन लोगों को, जो 300 से अधिक लोग हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं, इनके खिलाफ दफ्तियां लेके घूम रहे हैं। और ये भी एक और सुबोध जी आपको बताता हूं कि लगभग 1000 से ज़्यादा ट्वीट हैं इनके खिलाफ, पर कोई एक्शन नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं है। सवाल तो सिस्टम पर भी उठता है सुबोध जी, सिस्टम पर उठता है इसलिए है क्योंकि लोगों को, जिन लोगों ने कंप्लेंट किया, जो लोग अथॉरिटीज़ में गए, जो लोग पुलिस थानों में गए, उन्होंने केवल शिकायतें दी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या रसूख इतना बड़ा है? देखिए जो बिल्डर हैं, आप किसी भी बिल्डर को उठा के देखिए, रसूख तो उन लोगों का रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी लोग बिल्डर जितने बड़े बने, मैंने अभी बताया छोटा कोई इरिगेशन के अंदर था, कोई सिविल सर्विस के छोटा सा एक अधिकारी हुआ करता था, या कोई एक छोटे ठेके पे मकान बनाया करता था, लेकिन नतीजा हुआ कि सभी लोगों को जेल जाना पड़ा है। लेकिन अब हिंदुस्तान की हमारी न्यायिक व्यवस्था या कानून हम जिसको बोल दें, हम दंड संहिता से न्याय संहिता पे तो आ गए, लेकिन बेसिकली हमारे देश का जो कानून है वो इतना लचर है कि आप 10-20 हज़ार रुपये, करोड़ रुपये मारो, साल 2 साल 3 साल जेल रहो, पैसा आपका वापस रिकवर नहीं होता है। इसी गणित को ये समझ रहे हैं बिल्डर। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके लिहाज से कि हो गया कि ठीक है तिहाड़ गए, आ गए, क्या हो गया, और इसी बात को ध्यान में रखकर वो सोचते हैं ठीक है फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन सिस्टम तो चलता रहा, भ्रष्ट सिस्टम तो इनका बरकरार लगातार। देखिए ये हमारी न्यायपालिका और नौकरशाही और कानून जो हमारे हैं उनको ही बात कर रहा हूँ मैं। अब नीरव मोदी और विजय माल्या हमारे पास बिल्कुल सीधे से उदाहरण है, हज़ारों करोड़ का घोटाला करा, अब पिछले कई साल से फरार हैं, आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, शौक में कोई कमी नहीं है। आके कल को जेल यहाँ पर ले भी आए उनको, तो उनको फांसी हो जाएगी क्या? 2-3-4 साल से सज़ा हो गई तो पहले तो उनको बेल मिल जानी है, थोड़े टाइम के बाद में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान मर जाएंगे। तो जितना सुख भोगना था भोग लिया, जिसका पैसा गया वो बेचारा सड़ के मर जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो पीड़ित है उसको इंसाफ नहीं मिल पाती, और शायद यही मुहिम है, यही सोच है जो सुबोध जी चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ मिले, उनको कम से कम उनका घर मिले जिनको उन्होंने लगभग खो दिया है। लेकिन चाणक्य कहता है कि जब सारी दुनिया सोती है तो दंड जागता रहता है। भारत में ये व्यवस्था भी होनी चाहिए, खास करके कानून की जो लचर स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं सुबोध, ये भी बात है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अमूनन जब हम एक बात कर रहे हैं इस पर, तब भी हम ये समझते हैं कि इससे लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्डर हैं और ये तमाम सारी हथकंडे अपनाते हैं, पैसे का, धन बल, बाहुबली सबका अपनाते हैं। और मैंने ये महसूस किया क्योंकि मैं भी कई बायर्स से मिला था जब वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके कैमरे पे नहीं आ सकते, हमारा लाखों रुपए नुकसान हुआ है, लेकिन हम कैमरे पर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि मुझे डर है कि मेरी जान जा सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। ये जो डर है और ये जो दिखाया जा रहा है, ये तो मतलब सीना चोरी है, चोरी भी है और सीना चोरी भी है। देखिए देवनाथ, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, मिलने वाले हैं, आप और हम दोनों हैं, बिल्कुल। हम जब सड़क पर चलते हैं तो आपने सड़क पर देखा होगा अक्सर का हमेशा जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रक, टेम्पो, बसेस, वो आपको लेफ़्ट लेन में चलते हुए नहीं नज़र आए होंगे। आप देश के किसी भी हाईवे की बात कर लीजिए, वो हमेशा राइट चलते मिलेंगे, जिसका जहाँ मन करा वहाँ खड़ा कर दिया। सर्दियों के अंदर जब कोहरा टलता है तो पूरे देश के अंदर हज़ारों, सैकड़ों, तो कम से कम बता रहा हूँ, सैकड़ों लोगों की मौत केवल इसलिए हो जाती है कि धुंध में दिखा नहीं और सड़क किनारे खड़े ट्रक से, ट्रॉली से, टेम्पो से, बस से टकराए और मर गए, पूरा परिवार ख़त्म। समस्या क्या है कि जो मरने वाले हैं ना कॉमन आम आदमी हैं, वो कोई नौकरशाह, वो जज या वो कोई नेता नहीं है। जिस दिन उनके परिवार में कोई आदमी इस हादसे का शिकार होगा उस दिन कानून सख्त हो जाएगा। अभी जो बात कर रहे हैं कानून की, कानून के अंदर हो क्या रहा है कि एक आदमी मेहनत कश, जिसने बड़ी मुश्किल से 15, 20, 25 साल की नौकरी करने के बाद में थोड़ा करके पैसा जोड़ा है, उस आदमी का पैसा फंस गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं वकील को हायर कर सके। अब जिस बिल्डर के पास में 20-20 लाख भी अगर मान लें मोटा लोगों ने लगाया है, अगर 100 लोगों ने लगाया, वो 20-25 करोड़ रुपए हो गए, तो वो तो आराम से 50 लाख की हेयरिंग वाला सिंगल वकील खड़ेगा, 2-3 साल की तारीख ले लेगा, तारीख पे तारीख लेता रहेगा। आपकी जेब से 20 लाख गया है, उसके पास 20 करोड़ रुपए है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं यही किसी ने कहा, कल मुझे एक बायर्स ने कहा कि देखिए हम जो है अपने पैसे खोने के बावजूद भी हम में वो ताकत नहीं आ पा रही है, हमें वो साहस नहीं आ पा रहा है, हमें वो मादा नहीं है कि मैं इस बड़े बिल्डर से, हमें डर है, नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन जब आप लड़ते हैं, जब आप आवाज़ उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है संदेश लंबा जाए।
जाएगा और ये बिल्डर को समझना पड़ेगा कि हर बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होगा। अगर कानून के सम्मत नहीं है आप, विधि सम्मत काम आपने नहीं किया है, तो इसकी आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि हम लोग तो न्यायिक व्यवस्था में यकीन करते हैं। देखिए, हम जिस व्यवस्था में रहते हैं ये तो निश्चित है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जिस इंसान की आंखों से शर्म ख़त्म हो जाए, जिस आदमी को इज्जत खोने का डर ख़त्म हो जाए, उसका जीना और मरना एक जैसा है। तो ये M3M वगैरह जितने बिल्डर इस तरह के काम करते हैं उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जिस आदमी को इज्जत की परवाह नहीं है उससे आप उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, एक दर्शकों को बताऊं मैं आपको कि कल फिर से एक बार हम इस खबर पर रहेंगे और आप ये समझिए कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो आप देखते रहते हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर M3M, हाँ, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने लोगों से कहा था कि अगर आपकी मैं अपील भी कर दूं, अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो आप भी, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। और आप भी सोचिए कि बिल्डरों की मनमानी आप पर भी तो नहीं हावी है कहीं, आप भी तो शिकार नहीं हुए, ज़रा लिखिएगा। सुबोध कुछ बता रहे हैं। हम लोगों के पास में बड़ी संख्या में लोगों ने संपर्क किया कि वो पीड़ित हैं। आप भी गए कई जगह, हमारी टीम गई, तो हमने उस मुहिम को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उस पर काम शुरू किया। तो आपके सामने भी आया है और लोगों के सामने भी आया है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो कैमरे पर आकर अपने साथ हुए गुनाह को, अपने साथ हुई चीटिंग को, फोर्जरी को अगर बयान करते हैं तो उनकी जान जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, हमने परसों जिक्र भी किया था कि गुड़गांव के अंदर पिछले साल एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर के अंदर एक इंसान ने आवाज़ उठाई बिल्डर के खिलाफ, और हमें जानकारी ये मिल रही है कि उस आदमी की डेथ हो गई है, उसको आत्महत्या का बताया गया है, हालांकि वो हत्या हो सकती है। अब खास बात ये देखिए कि वो एफआईआर पोर्टल से गायब है। तो हम लगे हुए हैं, देखते हैं कितना किसकी अंतरात्मा जागती है और कौन हमें दस्तावेज प्रदान करता है। अंतरात्मा भारत एक्सप्रेस की भई है, क्योंकि जो लोग ठगे जा चुके हैं, जो शिकार हो चुके हैं और जिनको साहस नहीं मिल रहा है, जिनको लगता है कि उनमें साहस नहीं है, हम साहस दे रहे हैं। क्योंकि हमारा तो टैगलाइन ही है, सत्य, साहस और समर्पण। और जब ये सब पूरी बातचीत हो रही है तो सुबोध जी बता रहे हैं कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैंने भी कई लोगों से बात की, उनका भी कहना था कि हम आना चाहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, लेकिन जो डर है वो बाहर निकलना ज़रूरी है। तो तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाहते हो? बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम, हमारा यूट्यूब टेलीकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम आपकी आवाज़ उस सोई हुई नौकरशाही और उस बहरी सरकार तक पहुंचाएंगे जिसकी जिम्मेवारी है कि वो आपकी समस्याओं को दूर करे। तो आप अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अपने दर्द और अपने संपर्क सूत्र को हमसे साझा कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तमाम चीज़ें गोपनीय रहेंगी और हम हर हालत में, हर परिस्थिति में बिना किसी से डरे आपकी आवाज़ को बहरी गूंगी सरकार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी की पत्रकारिता है और पूरे जिम्मेदारी से, पूरी जवाबदेही से हम कह रहे हैं कि हम इस बिल्डर के जो काले कारनामे जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जो बायर्स बता रहे हैं, उसको हम ज़रूर लाएंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो अगर आप भी इसके शिकार हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए और अपनी बात ज़रूर रखिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।